साल था 1973। लखनऊ, कानपुर और रामनगर की सड़कों पर गोलियां चल रही थीं। 20,000 पीएसी के जवान हथियार लेकर कम तनख्वाह, बदतर काम और अफसरों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। 21 मई 1973 को लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में तैनात पीएसी की एक टुकड़ी ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। इमारतों में आग लगा दी गई थी और पीएसी छात्र आंदोलनकारियों के साथ जाकर मिल गई थी। ये आग लखनऊ से कानपुर और रामनगर तक फैल चुकी थी। जवानों ने हथियार और गाड़ियां कब्जे में ले ली थी। आखिरकार हिंदुस्तानी फौज को मैदान में उतरना ही पड़ा। एक तरफ पीएसी थी और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी। तीस से 40 पीएसी के जवान मारे गए। ये विद्रोह आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुलिस विद्रोह करार दिया जाता है और इस बगावत के नतीजे में यूपी के मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ जाती है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने टीएन सिंह को हराने के लिए पूरी बिसात बिछाई और खुद अपनी ही पुलिस की बगावत से हार गया। एक ऐसा पत्रकार जो आज और संसार का एडिटर रहा मगर मुख्यमंत्री बनते ही उसी प्रेस की मान्यता खत्म कर दी। एक ऐसा शख्स जो खुद को सेक्युलर कहता था मगर मुस्लिम मुखालिफत के इल्जाम से बच नहीं पाया। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टीएन सिंह उपचुनाव हारे और एक शख्स था जिसने यह पूरी बिसात बिछाई थी। वो शख्स जो बरसों से विरोधी बेंच पर बैठकर इंतजार कर रहा था। चरण सिंह ने उस पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए थे। सीबी गुप्ता ने उसे डिप्टी सीएम बनाया था और इंदिरा गांधी ने उस पर भरोसा जताया था। ये एक ऐसे शख्स की दास्तान भी है जिसने राजीव गांधी को बेबाकी से खत लिखकर कहा था, आप चापलूसों से घिरे हैं। ये रुदात है उत्तर प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का साप्ताहिक शो सूबेदार। साल था 1971। मणिराम का उपचुनाव हारकर टीएन सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे। कांग्रेस आर के खेमे में जश्न का माहौल था। इंदिरा वाली कांग्रेस ने एक बैठे बिठाए मुख्यमंत्री को उसी के चुनाव क्षेत्र में धूल चटा दी थी। इशारा साफ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पकड़ यूपी की जमीन पर दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। इस पूरे सियासी खेल के पीछे एक दिमाग था, एक ऐसा शख्स जो बरसों से सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी पर नजरें गड़ाए बैठा था। ये कहानी है कमलापति त्रिपाठी की, जो 3 सितंबर 1905 के दिन बनारस में जन्मे। त्रिपाठी का सियासी सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ था और सबसे दिलचस्प उतार चढ़ाव था चौधरी चरण सिंह के साथ उनका रिश्ता। दिसंबर 1959 का वक्त था। डॉक्टर संपूर्णानंद की कांग्रेस सरकार में त्रिपाठी और चरण सिंह दोनों कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री थे, मगर एक जंग भी साथ साथ चल रही थी। चरण सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत को एक खत लिखा और उसमें त्रिपाठी पर संगीन इल्जाम लगाए। आरोप था कि त्रिपाठी वाराणसी से छपने वाले अपने अखबार आज और अपने निजी कारोबारी सियासी मफादात के लिए सरकारी ओहदे और असर का दुरुपयोग कर रहे हैं। चरण सिंह की मांग थी त्रिपाठी को फौरन कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और आगे चुनाव लड़ने पर भी उन पर पाबंदी लगा दी जाए। ये एक सियासी दुश्मनी की खुली घोषणा थी। सीबी गुप्ता के दौर में त्रिपाठी यूपी कांग्रेस कमेटी के भीतर अपनी जड़ें जमाते जा रहे थे। अप्रैल 1967 में जब चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ी तो कई पुराने नेता या तो हाशिए पर चले गए या उनके साथ हो गए। इस उथल पुथल का सबसे बड़ा फायदा त्रिपाठी को मिला। सीबी गुप्ता के बाद कांग्रेस का सबसे नुमाया चेहरा वही थे, मगर जल्द ही गुप्ता और त्रिपाठी के बीच भी दरार आने लगी। मसला वही पुराना था, सरकार की ताकत बनाम संगठन की ताकत। सीबी गुप्ता का दबदबा सरकार पर था, त्रिपाठी की पकड़ पार्टी संगठन पर थी। ये खींचतान तब कुछ कम हुई जब 1967 में जौनपुर के उपचुनाव में सीबी गुप्ता ने त्रिपाठी की मदद की। एक एहसान और पुरानी नाराजगी कुछ हद तक दब गई। साल आया 1969। सीबी गुप्ता चौथी बार सत्ता में आते हैं और इस बार त्रिपाठी को डिप्टी सीएम नियुक्त किया जाता है। सिंचाई और बिजली जैसे अहम महकमे सौंप दिए जाते हैं। लगता है कि पुरानी कशमकश दफन हो गई, मगर ये सुलह ज्यादा देर टिक न सकी। कांग्रेस में वो ऐतिहासिक फूट पड़ी जिसने मुल्क की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, 2 धड़े और 2 अलग अलग राहें। त्रिपाठी ने अपना रास्ता चुन लिया था। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर में चले गए। ये फैसला उनकी सियासी दुरंदेशी का सबसे बड़ा मिसाल था। गांधी परिवार की सरपरस्ती हासिल हुई और सीबी गुप्ता की हुकूमत से इस्तीफा दे दिया। एक झटके में सरकारी कुर्सी छोड़ी और मुस्तकबिल की बड़ी कुर्सी की तरफ कदम बढ़ा दिया। यही सूझबूझ आगे चलकर उन्हें सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी तक ले गई।
लेकिन उन पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और भाई भतीजावाद के संगीन इल्जाम लगने लगे। 1967 के विधानसभा चुनाव में अपनी ही सीट चंदौली से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर से महज 397 वोटों के फासले से हार गए। उस वक्त उनके जहन में सियासत छोड़ने का ख्याल तक आ गया, मगर 1967 में जौनपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने त्रिपाठी को मैदान में उतारा और इस बार भारतीय जनसंघ के जंग बहादुर यादव को हराकर जीत हासिल की। एक बड़ी हार के बाद ये जीत एक नई सांस थी, मगर असली मौका तब आया जब टीएन सिंह मणिराम उपचुनाव हार गए। इसकी बिसात खुद कमलापति ने बिछाई थी और जब उस बिसात का फायदा उठाने की बारी आई तो टीएन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए कांग्रेस आर को फौरन एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो इंदिरा गांधी का भरोसेमंद हो, सूबे की जमीन पर पकड़ रखता हो और गठबंधन के झंझट से दूर हो। त्रिपाठी तीनों शर्तें पूरी करते थे। 1937 से लेकर 1969 तक लगातार 6 बार विधायक, संपूर्णानंद से लेकर सीवी गुप्ता और सुचिता कृपलानी तक हर हुकूमत में मंत्री और इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर के साथ खड़े होने का फैसला जिसने उनकी किस्मत पलट दी। 4 अप्रैल 1971 को कमलापति त्रिपाठी ने यूपी के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब जल्द ही उनकी हुकूमत पर सरकारी खजाने की फिजूल खर्ची का सबसे बड़ा इल्जाम लगने लगा। बनारस में पहले से एक अच्छा खासा सर्किट हाउस मौजूद था, मगर उनके कार्यकाल में वहां एक और नया सर्किट हाउस खड़ा कर दिया गया। आलोचकों ने इसे आवाम के पैसे की सरेआम बर्बादी करार दिया। बात यही नहीं रुकी, उनकी कैबिनेट के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगने लगे और इस पूरे दौर की सबसे कमजोर कड़ी यह थी, अफसरशाही इस कदर हावी हो गई थी कि मंत्रियों का अपने ही महकमे के अफसरों पर कोई काबू नहीं रहा था। त्रिपाठी के नीचे की जमीन अब खिसक रही थी। त्रिपाठी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे मीडिया जगत में तहलका मचा दिया। प्रेस एक्रीडिटेशन कमेटी, यानी वो समिति जो पत्रकारों को सरकारी मान्यता देती थी, जिसकी बदौलत वो सरकारी आयोजनों में जा सकते थे, खबरें जुटा सकते थे, त्रिपाठी ने उसे ही खत्म कर दिया। दलील दी कि इस कमेटी में पक्षपात और गुटबाजी हावी हो चुकी है, चंद खास गुटों के पत्रकारों को तरजीह दी जा रही है। अफसरशाही और भेदभाव पर नकेल कसने के लिए उन्होंने पूरी कमेटी बर्खास्त कर दी। विधानसभा में हंगामा हुआ। त्रिपाठी ने सफाई दी, यह फैसला उनका अपना नहीं बल्कि 1967 की चरण सिंह हुकूमत के एक नोट के आधार पर था और ये बात बेबुनियाद नहीं थी। चरण सिंह का मीडिया से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा था। उनके दौर में कई जिलों से जिला सूचना अधिकारियों के ओहदे खत्म कर दिए गए थे और जो अखबार उनकी हुकूमत के खिलाफ खबरें छापते, उनके सरकारी इश्तेहार तक रोक दिए जाते। सियासत में पुरानी गलतियों को नई सनद बनाना यह कोई नई बात नहीं, मगर इससे भी बड़ी तकलीफ अलग थी। मुख्यमंत्री बनते वक्त त्रिपाठी ने बड़े वादे किए थे जो जमीन पर उतर न सके। सूबे की बीमार और खस्ताहाल फैक्ट्रियां दोबारा जिंदा न हो सकीं। चीनी, कपास और तेल जैसे बड़े उद्योग जो कभी यूपी की रीढ़ थे, पतन की राह पर चलते रहे। नए पावर प्लांट न लगे, बिजली उत्पादन न बढ़ा और फिर 12 जुलाई 1971 को वित्त मंत्री एनडी तिवारी ने विधानसभा में कुछ आंकड़े पेश किए जो सूबे की तस्वीर बयान करने के लिए काफी थे। यूपी के कुल 1,12,000 से ज्यादा गांवों में से 31 मार्च 1971 तक सिर्फ 20,719 गांवों में बिजली पहुंच पाई थी। पश्चिमी यूपी आगे बढ़ रहा था, मगर पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड बुनियादी सहूलियतों के लिए तरस रहा था। त्रिपाठी का कार्यकाल तरक्की के मामले में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था, मगर सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। साल 1973 और एक ऐसा वाकया जो आजाद हिंदुस्तान की तारीख में दर्ज हो गया। यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों की बगावत। पीएसी के जवानों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पुलिस परिषद नाम की एक तंजीम बनाई और तेजी से लोग उससे जुड़ने लगे। 11 मई 1973 लखनऊ में विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए मुलतवी हो गई। उधर कानपुर में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां चल रही थी। पीएसी का एक बड़ा अफसर अपने जवानों को तैयारी के बारे में हिदायतें दे रहा था, तभी जवानों के सब्र का बांध टूट गया। बीच सभा में पुलिस परिषद जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। 20 और 21 मई लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ दफ्तरों में आग लगा दी गई। इल्जाम पीएसी के जवानों पर आया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि सूबे की पुलिस ही बागी हो गई। आखिरकार एक तरफ थी फौज और दूसरी तरफ पीएसी। लखनऊ, कानपुर और रामनगर की सड़कें गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दोनों तरफ से सरेआम गोलीबारी हुई। इस खूनी टकराव में करीब 35 से 40 पीएसी के जवान मारे गए। फौज को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा।
बगावत को कुचलने के लिए 600 से ज्यादा जवानों को गिरफ्तार किया गया, कईयों को बैरकों में नजरबंद किया गया, सैकड़ों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, हालात पर काबू पा लिया गया। मगर इस घटना ने कमलापति त्रिपाठी की हुकूमत का इकबाल पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। हर तरफ से उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी। नाकामी का सारा इल्जाम उनकी हुकूमत के सर मढ़ा गया और आखिरकार इंदिरा गांधी के कहने पर 12 जून 1973 को त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया। 2 साल 59 दिन का कार्यकाल खत्म। इंदिरा गांधी ने सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब सवाल था, अगला मुख्यमंत्री कौन? आम सहमति बन नहीं पाई और राष्ट्रपति शासन खिंचता चला गया। मगर त्रिपाठी की सियासत यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्हें यूपी कांग्रेस का सूबाई सदर बनाया गया। जल्द ही उनकी सियासत का मरकज लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो गया। 3 बार राज्यसभा गए और गांधी परिवार का एतबार कभी नहीं टूटा। इसी एतबार का नतीजा था कि 1983 में इंदिरा गांधी ने कमलापति त्रिपाठी को कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष मुकर्रर किया। जून 1986 में राजीव गांधी की क़यादत में कांग्रेस एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी और त्रिपाठी ने राजीव गांधी को एक बेहद तल्ख खत लिखा। खत में लिखा, मेरा मानना है कि कांग्रेस तेजी से जनता के बीच अपनी पकड़ खो रही है। आप ऐसे चापलूसों से घिरे हुए हैं जो न सिर्फ इंदिरा जी के मुखालिफ हैं, बल्कि उनमें से ज्यादातर तो उनसे नफरत भी करते हैं। त्रिपाठी ने वक्त से बहुत पहले ही आने वाले तूफान को भांप लिया था और वो तूफान आया भी। उस दौर के बाद से यूपी में कांग्रेस की जमीन ऐसी खिसकी कि पार्टी फिर कभी संभल न सकी। जिस सूबे से कभी मुल्क की सत्ता तय होती थी, वहां कांग्रेस महज एक छोटी सी ताकत बनकर रह गई। त्रिपाठी सत्ता की सियासत से दूर होकर के वाराणसी अपने आखिरी दिन गुजार रहे थे। फिर दिन आया 8 अक्टूबर 1990 का। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर त्रिपाठी के जाने की कहानी के पीछे एक और कहानी थी जो उस वक्त पर्दे के पीछे पक रही थी। 1973 की वो पीएसी बगावत अचानक नहीं हुई थी। कहा जाता है कि इस पूरे बवंडर के पीछे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खास सिपहसालार यशपाल कपूर और एक और शख्स की सांठगांठ थी। वो शख्स जिसे सूबे की सियासत में कमलापति त्रिपाठी का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता था। त्रिपाठी के इस्तीफे के बाद सूबे की कमान उसी के हाथों में दे दी गई थी। नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा। सियासत में भरोसा और दगा अक्सर एक ही चेहरे पर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की कहानी अगले हफ्ते शुक्रवार रात 8 बजे मॉलिटिक्स पर। भूलिएगा मत। शुक्रिया।